करते हैं क्लास अभी। अच्छा, पहला क्वेश्चन डन है। सेकंड क्वेश्चन है, कोई सॉलिड NaCl नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैम उसके एक भी सारे जो फील्ड होंगी वो सारी फिल होंगी, कोई भी हाफ फील्ड या फिर पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इसमें नहीं, इसमें इसका आंसर क्या होगा, देखो मैं बता रही हूँ। सॉलिड NaCl इज अ बैड कंडक्टर और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। Solid NaCl is a non-conductor. Of electricity. अच्छा, इसका रीजन क्या है देखो। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो उसका क्या रीजन होता है, क्यों कंपाउंड के सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ड्यू टू द प्रोड्यूस ऑफ जो प्रोड्यूस होता है चार्ज का प्रोडक्शन की वजह से, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी फ्लोस। तो डेफिनेटली चार्ज का प्रोडक्शन होगा तब जाके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। सॉलिड NaCl में कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे। जब ये पानी में इनको डाला जाएगा और वाटर के अंदर इसको डाला जाएगा तो इट विल बी Na+ + Cl-। अभी चार्ज कैटायन और एनायन प्रोड्यूस हो चुके हैं एंड दीस आर रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड फॉर्म में ये नॉर्मल क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, कोई इसके पास आयंस नहीं रहते हैं। बट जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Na+ and Cl- and these are responsible for the conduction of electricity. सिंपल। यहाँ पे ये हम इसका रीजन फिर यही होगा ना कि इसके अंदर आयंस फ्लो नहीं हो पाते, इसलिए नहीं है, इसके अंदर आयंस नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। Right, which of the following has maximum bond angle? H2O, CO2, NH3 and CH4. किसका सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है? मैम CO2 का, क्योंकि इसका लीनियर बनता है मैम। CO2 का, यस मैम। बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। H2O का अगर मैं लेती हूँ तो 104.5 डिग्री। एमोनिया का जब लिया जाता है तो 107 डिग्री, राइट। और जब मैं मीथेन का लेती हूँ 109 डिग्री। अच्छा मैम, एक डाउट था मैम मेरे को। मैम जैसे मैम इतने सारे मैम बॉन्ड एंगल है मैम, तो कोई टेबल है इसका कोई स्पेसिफिक? नहीं, इसका टेबल नहीं, इसका टेबल भी है, ऐसा नहीं कि टेबल है, टेबल मिल जाएगा। पर कोई बच्चा इसको बहुत सारे बॉन्ड को लर्न करना होता है। बेसिकली क्या आपको लर्न करना होता है, CO2 का पूछेंगे, H2O का, NH3 का, CH3 तो पढ़ते पढ़ते लर्न हो जाएगा। आपको जब मैंने VSEPR बताया था, जब कांसेप्ट VSEPR का टेबल आपको बताया था, आपको मैंने बताया था ये नॉर्मल बॉन्ड एंगल है, ये डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल है, ये डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल है, ये नॉर्मल बॉन्ड एंगल। मैम कितने एलिमेंट से याद करने पड़ेंगे बॉन्ड एंगल्स? नहीं देखो, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बैठना है घर में और लर्न ही करते जाना है। नो, नेवर डू लाइक दैट। आप केमिकल बॉन्डिंग अभी तक जितने पढ़ चुके हो, जितने मॉलिक्यूल्स के बारे में हम जान चुके हैं, कोई एक मॉलिक्यूल को जब 3 बार इंसान देख लेता है ना, उसका एंगल याद रह जाता है। व्हाट मॉलिक्यूल का आपने इतनी बार ड्रॉ करा है, एंड आई होप कि अभी आपको लर्न हो जाना चाहिए। एमोनिया का कोई रटेगा थोड़ी, 3-4 बार ड्रॉ करोगे तो लर्न हो जाएगा। 107 डिग्री है। और दूसरी बात क्या है, कुछ कुछ रेगुलर बॉन्ड एंगल होते हैं और कुछ कुछ डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल होते हैं। ये रेगुलर है, क्यों रेगुलर है? बिकॉज इसके पास सेंटर में लोन पेयर नहीं है, ये रेगुलर ज्योमेट्री है। जहां पे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होते हैं वो रेगुलर ज्योमेट्री दिखाते हैं, रेगुलर बॉन्ड एंगल होता है। तो ये रेगुलर बॉन्ड एंगल, मेरे पास रेगुलर बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 180, 180 होता है, एक 120 होता है, एक 109 होता है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो फिर वो 90 डिग्री में भी चला जाता है। इसके पास लोन पेयर नहीं है, 180 डिग्री। क्लियर है? अब इसके पास लोन पेयर आ चुके हैं, इसके पास दो लोन पेयर आ चुके हैं, बॉन्ड एंगल घट गया है, 180 से आ गया 104 डिग्री। लोन पेयर का प्रेजेंस से बॉन्ड एंगल घटता है, दो लोन पेयर आ गया, 104 डिग्री आ गया। यहाँ पे एक लोन पेयर आ चुका है, इसका एंगल जो है ये 107 डिग्री हो गया है। यहाँ पे देयर इज नो लोन पेयर, यहाँ पे डिस्टॉर्टेड नहीं है, ये रेगुलर ज्योमेट्री है। ये दोनों डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है और ये दोनों रेगुलर ज्योमेट्री है, बिकॉज इन दोनों के ऊपर सेंट्रल के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है और इन दोनों के सेंट्रल के ऊपर लोन पेयर है। जहां पे सेंट्रल में लोन पेयर है, जस्ट
तो जहाँ पे सेंट्रल पे लोन पेयर रहता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ज्योमेट्री जो है वो रेगुलर नहीं रहेगा, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ये डिस्टॉर्टेड है, ये रेगुलर है और वो भी रेगुलर है। सिंपल ही लर्न हो जाते हैं, बस इतना लर्न करना नहीं पड़ता। हाँ, एक बार अगर आपको एग्जाम देने जाना है तो जितने मॉलिक्यूल आपको ऑलरेडी मैंने बॉन्ड एंगल के साथ लिखवाया है, एक बार थोड़ा रिव्यू करके चले जाना, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको पूरा लर्न करना है और आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवाया गया है, ऑलरेडी उसी के अंदर सारे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट गो टू द फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ SO3। अच्छा, ये बना लिया था SO3 का रेजोनेंस सबने बना लिया होगा, ठीक है। तो किसी को डाउट नहीं है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ऊपर? नो मैम। किसी को डाउट नहीं है, बहुत अच्छा, ठीक है। क्या आप चाहते हो कि SO3 का स्ट्रक्चर बनाना है तो बता दो मुझे। ऑल ऑफ यू नो? यस मैम। ठीक है, इन सभी आपका सबने बना दिया होगा, ठीक है। ओके, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने इसके? मैम 3 और 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। लास्ट में वो एक जो आपने रेजोनेंस हाइब्रिड, यस मैम। हाँ, एक रेजोनेंस हाइब्रिड, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे और एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये जो SO3 वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें 2 कांसेप्ट जाता है। आप 2 तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, आपने ऐसे ही बनाया होगा, मैम आपने डबल बॉन्ड को ऑलरेडी शिफ्ट ऐसे ही करते गए। आपने ऐसे ही बनाया, क्लियर? आपने ऐसे ही बनाया होगा। यस मैम। अच्छा, इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे और डबल बॉन्ड को जब आप शिफ्ट करते हो तो ध्यान रहे डबल बॉन्ड को हमेशा एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो डबल बॉन्ड इस क्लॉकवाइज जाएगा, ऐसे जाएगा। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है डबल बॉन्ड को तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है। तो कभी भी एक डबल बॉन्ड एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज मत जाना। अभी जैसे मैं अभी किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ, देखो यहाँ पे है, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया तो मैंने ऐसे मूव किया, ऐसे ऐसे मूव किया, ये ऐसे मूव करके यहाँ पे पहुंच गया, तो मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ। तो ये है सेकंड स्ट्रक्चर। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट दिस डॉट्स, यहाँ पे डॉट देना मत भूलना, ये कंपटीशन नहीं होता है। And the last one is double bond will appear here, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, and this two coordinate bond। अच्छा, ये है मेरा रेजोनेंस 3 SO3 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और इसका जब मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाती हूँ तो किस तरीके से बनाया जाता है, लेट मी ड्रॉ लाइक दिस दिस एंड दिस। और यहाँ पे आप देख रहे हो, अभी आपको आऊंगी थोड़ा उसका बॉन्ड एंगल बताऊंगी। ठीक है, so this is the resonance hybrid, the final one is okay। अच्छा, तो ये है रेजोनेंस 3 SO3 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। और यहाँ पे ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर एंड दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। यहाँ पे तीनों इतना इक्वल स्ट्रक्चर है कि मुझे यहाँ पे डिफाइन या डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तीनों इक्वली स्टेबल स्ट्रक्चर, और ऐसे केसेस में मुझे एक रेजोनेंस हाइब्रिड की जरूरत पड़ती है जहाँ पे मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कौन सा ज्यादा। अगर मैं फॉर्मल चार्ज भी निकालूंगी तो सबके सेम आने वाले, क्लियर है। दूसरा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा SO3 का, अगर आपको पूछा जाएगा कि SO3 का बॉन्ड एंगल क्या होगा, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट मस्ट बी द बॉन्ड एंगल? यस, 120। 120 डिग्री, बहुत अच्छा। ये रेगुलर ज्योमेट्री क्यों है? सेंट्रल के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं, आप चेक करो, सेंट्रल के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं, ये रेगुलर ज्योमेट्री ले ले। और रेगुलर ज्योमेट्री क्या कहता है, अगर कोई एटम है, सेंट्रल एटम है और 3 अगर एटम साइड में है और सेंट्रल पे कोई लोन पेयर नहीं है, द एंगल इज 120 डिग्री। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये फिक्स्ड है 120 डिग्री, क्लियर है। और बिकॉज ये इस तरीके से जा रहा है, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा सल्फर का? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द सल्फर हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर हियर? फटाफट से निकालो, आपको SO3 का हाइब्रिडेशन, सेंट्रल का हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा यहाँ पे? यस, चलो निकालते हैं। हाफ
सल्फर का बाहर 6 होता है और 3 सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, मुझे कैलकुलेट नहीं करना है, so 6/2 is a 3 मैम sp2 and 3 is sp2. 3 is sp2. साफ दिख रहा है मुझे, हम V सेंटर का shape। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हाँ, V shaped क्या क्या है? इसकी शेप है ना V shape। नहीं, this is trigonal planar. This is not V shape. sp2 is trigonal planar because regular geometry है, कोई सेंटर एटम पे लोन पेयर नहीं है। This is Yes, ma'am, trigonal। आपके पास पूरा मैंने आपको दिया था VSEPR, आपको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल तक मैं लेके गई थी। यहाँ पे तो 3 पेयर है, मैंने आपको 7 पेयर तक बताया था, 7 पेयर तक क्या क्या ज्योमेट्री होती है, आपके पास नोट्स है। यस मैम। ठीक है, और जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये तो खैर रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम जान रहे थे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में हमने आइडिया कर ली है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड है। पर जब एंट्रेंस में पढ़ोगे आपको इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, जिसमें कि हम पी पाई लेके भी कैलकुलेट करते हैं, वो एक अलग स्ट्रक्चर है, वो दूसरा कंसेप्ट जाता है पूरा, आपको बताऊंगी। अभी एक साथ सारा बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो अभी आप इसमें फिक्स्ड रहो कि SO3 का ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड आता है, जहाँ पे कि सल्फर जो है उसका एंगल 120 बनता है और सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मैंने यहाँ पे निकाल दिया, वही VSEPR फॉर्मूला से मैंने निकाला है। हाँ, सल्फर का सेंट्रल एटम का जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है 6 होता है, सराउंडिंग ऑक्सीजन है, डाइवेलेंट मुझे लेना नहीं है, सो 6/2 is 3 sp2 ट्राइगोनल प्लानर हो जाता है। And this is all about SO3 molecule। वैसे आपको मैं और एक बात भी बता दूं यहाँ पे कि बिकॉज सल्फर के पास d ऑर्बिटल है कि नहीं है? यस यस मैम। No, ma'am. No, ma'am। यस मैम, सल्फर इज No. थर्ड पीरियड नो। एलिमेंट, सल्फर इज द थर्ड पीरियड एलिमेंट, इसके पास d ऑर्बिटल है। यस मैम। मैंने आपको बताया था फॉस्फोरस सोडियम के बाद d ऑर्बिटल का आना स्टार्ट हो जाता है, अप टू नियॉन हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक देयर इज नो d ऑर्बिटल। सोडियम के बाद d ऑर्बिटल का प्रेजेंस स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ये होता है कि d ऑर्बिटल खाली होते हैं, ये अलग बात है, d ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं, बट उसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो सल्फर भी थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ध्यान रहे थर्ड पीरियड एलिमेंट के ऑनवर्ड्स d ऑर्बिटल का प्रेजेंस स्टार्ट हो जाता है, इसके पास d ऑर्बिटल है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर अभी के लिए तो आप जान लो, पर इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ और होता है रेजोनेंस का। बिकॉज इसके पास d ऑर्बिटल है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करना बिल्कुल भी डिसएग्री करता है, वो नहीं चाहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल है, कि डबल बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे 2 जगह पे डबल बॉन्ड बन सकते हैं। जिसके पास d ऑर्बिटल होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना प्रेफर नहीं करता है। ये सिंपल एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए है, और क्योंकि आपको अगर सीबीएसई में पूछा जाता है कि इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पीछे का कंसेप्ट ये भी है कि जिसके पास d ऑर्बिटल होता है वो प्रेफर करता है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन को इंस्टेड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? तो इसका सेकंड स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगी जब हम केमिकल बॉन्डिंग का एंट्रेंस करेंगे, फिर बढ़ाएंगे। सीबीएसई के लिए आप ये जान लो, ये लिख सकते हो। क्लियर है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, देख रहे हो यही हो जाता है ना। अच्छा, इंडिकेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड C दो डबल हो बॉन्ड जाएंगे CH2। मैम। मैम 6 सिग्मा और 2 पाई। हाँ, यस सबरी तुमने पॉजिटिव डिविजन कहा ना, यस पॉजिटिव डिविजन दिखाता है ये, यस सुपर ऑक्टेट लेता है, ये सुपर ऑक्टेट लेता है। आपने जब आपने लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था, यस ये सुपर ऑक्टेट दिखा सकता है, इसके पास d ऑर्बिटल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, तो फिर रह जाएगा। इंडिकेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। मैम 6 सिग्मा 2 पाई। सारे बच्चों का यही है, 6 सिग्मा एंड 2 पाई। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am। Yes, ma'am। बहुत अच्छा, इसको मैं थोड़ा रब कर रही हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं, आप अगर कल 2 घंटे टाइम दे दोगे ना, 2 घंटा कल, तो ये सारे हो जाएगा क्वेश्चन, यस मैम। ये दोगे तो बेटर होगा। फिर मंडे से मैं स्टार्ट करूंगी। अच्छा, कल सैटरडे है ना, फिर हम स्टार्ट सुबह करेंगे ले सेक्शन लेंगे। मैटर। हाँ यस बेटा, क्लास सुबह ले लेंगे फिर। सुपर। हाँ, एक्चुअली क्लास 12 की भी रखनी है मुझे ना, मैं वही सोच रही हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। दिस इज एलीन, ये एलीन मॉलिक्यूल है, ये एलीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, अब इसका जब मुझे पूछा जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा पाई, आप सबको आता है नंबर ऑफ सिग्मा पाई कैलकुलेशन, ऑल ऑफ यू नो, ठीक है। सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, मैम 6 सो 6 सिग्मा एंड 2 2 पाई पाई। पाई ये जो दोनों है एक एक, इसमें से एक सिग्मा एक पाई है, इसमें से एक सिग्मा एक पाई, क्लियर है। अच्छा चलते आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बहुत आएगा ऐसा क्वेश्चन। व्हाई डज BF3 बिहेव एज लुईस एसिड? मैम मेरा क्वेश्चन डाउट नंबर है 6, BF3 क्यों लुईस एसिड है? BF3 जो है, ये जो कंसेप्ट है ना, ये तो अंदर से कुछ है ही, और आपका ये आपको आगे भी जानना बहुत जरूरी है कि BF3 जो है वो लुईस एसिड क्यों है। BF3 का जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, ये रेगुलर ज्योमेट्री 120 डिग्री बनाता है, सेंटर पे कोई लोन पेयर नहीं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। चेक करो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बोरोन का, नो मैम जबकि फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है। ओके, थोड़ा ये स्टेबिलिटी क्यों लेता है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से, बैक बॉन्डिंग क्या है आप ये पढ़ोगे, पी ब्लॉक जब पढ़ोगे तब आपको पता होगी बैक बॉन्डिंग क्या होती है। तो BF3 मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो नेगेटिव डेरिवेशन दिखाता है ऑक्टेट रूट्स। वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस, इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी आपको काम आएगा। BF3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये है, ट्राइगोनल प्लैनेट स्ट्रक्चर है, बोरोन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ट्राइगोनल प्लैनेट स्ट्रक्चर है, साथ में 120 डिग्री रेगुलर ज्योमेट्री दिखा रहा है। यहाँ पे बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, कितना इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर? 6 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है यस मैम एवरीवन, एग्रीड? यस बोरोन मैम के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, और आपको ये भी पता है कि जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है तो सबको अपना ऑक्टेट चाहिए, क्या चाहिए? सबको अपना ऑक्टेट चाहिए, सबको बाहर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यहाँ पे बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दैट मींस दिस मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसको और 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो लुईस एसिड माने जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं वो लुईस एसिड माने जाते हैं, क्लियर है। इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाहर से इलेक्ट्रॉन इजीली अकोमोडेट कर सकता है, दिस इज नोन एज लुईस एसिड। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आगे बढ़ते हैं। अर्पित, डाउट क्लियर? यस मैम क्वेश्चन नंबर 7, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ BeF2 and SiCl4। क्वेश्चन नंबर 7, BeF2, yes, this is BeF2 with an angle of 180 degree. This is BeF2 structure, Lewis dot structure for BeF2. यहाँ पे भी देखो, ये भी नेगेटिव डेविएशन दिखाता है ऑक्टेट रूल से। क्यों? बेरिलियम के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं इसके पास। बेरिलियम के बाहर काउंट करो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी यस ऑक्टेट मैम कंप्लीट नहीं है, और ये भी स्टेबल है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट पढ़ाऊंगी, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। ओके तो मैम ये भी लुईस एसिड कंसीडर किया जाएगा। दिस इज आल्सो लुईस एसिड, दिस इज आल्सो लुईस एसिड, ये भी लुईस एसिड है, ये भी एक लुईस एसिड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। ये भी BeF2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एंड ये भी लुईस एसिड है। जो भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो लुईस एसिड होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। मैम BCl3 का भी सेम है किसका? मैम BCl3 का BCl3 बोल रहे हो? BCl3 दिस यस मैम इज इट, यही बोल रहे हो तुम? यस मैम हाँ, यस। देखो ये है ग्रुप 17 एलिमेंट,
ग्रुप 17 में फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एसिटाइल है। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा ये सारे सिमिलर प्रॉपर्टी से बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन था और यहाँ पे फ्लोरीन आ चुका है, कंपाउंड सिमिलर बनेगा। इसके बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे सिमिलर स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं सारे सिमिलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये भी यहाँ पे F था B के साथ और यहाँ पे B के साथ Cl आ चुका है। So the same thing happens here 120 degree. Again also sp2 trigonal planar shape. Clear है? अब हम चलते हैं। ये क्या मैंने बता दिया है कि BeF2 is also electron deficient in Lewis acid because beryllium का भी उसका जो ऑक्टेट है कंप्लीट नहीं है यहाँ पे। अब AlCl3 बनाओगे, AlCl3, so here produce AlCl3, AlCl3, yes. मैम SiCl4 है। नहीं, मैं आपको ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ। AlCl3 ये लुईस एसिड है कि नहीं है? AlCl3 is Lewis acid or not? Here, Yes. here. Yes, ma'am. यस मैम इसके Yes, ma'am. 6 इलेक्ट्रॉन है बाहर, उसको 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी चाहिए। इट में एक्ट एज अ लुईस एसिड। तो लुईस एसिड को ऐसे डिसाइड करा जाता है, सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले। ठीक है, अब हम चलते हैं। एक तो BeF2 था और कौन सा स्ट्रक्चर था BeF2 के साथ? SiCl4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। SiCl2 मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। SiCl4 यहाँ पे सेंट्रल पे कोई लोन पेयर है सिलिकॉन के पास? नो मैम। नहीं है ना? No, इसका ma'am. बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री फिक्स्ड ग्रेजुमेट्री और सिलिकॉन का हार्डाइजेशन हो जाएगा sp3 टेट्राहेड्रल। ये है SiCl4 इस तरीके का ज्योमेट्री लेता है, इस तरीके का ज्योमेट्री लेता है। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जैसे मीथेन का मीथेन CH4 इज आल्सो टेट्राहेड्रल। जहां पे 4 सेंट्रल एटम के साथ 4 ग्रुप जुड़े होंगे, साथ में सेंट्रल के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, उसकी ज्योमेट्री sp3 होती है और टेट्राहेड्रल शेप ले लेता है। क्लियर है? एंड द एंगल इज 109 डिग्री। आप अगर वैसे पेयर कंसेप्ट को चेक भी करोगे तो आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा। नेक्स्ट गो टू हाँ यस पूछो जेनी पूछो। मैम जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मैम, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं मैम जो जिनमें मोर देन ऑक्टेट होता है एटम्स में। हाँ सुपर ऑक्टेट अभी बताया था सल्फर का, जिसके पास d ऑर्बिटल होते हैं ना वो सुपर ऑक्टेट जाते हैं, ले लेते हैं। मैम तो PCl5 भी ऐसी होगा मैम, एक बार करके बता दो। सुपर ऑक्टेट PCl5 फास्फोरस इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट, इसके पास d ऑर्बिटल है तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा। लेट मी गो टू दैट। PCl5 SF6 IF7 ये सारे सुपर ऑक्टेट लेते हैं। ठीक है, इसका 10 इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस के बाहर चेक करो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस सो Yes, ma'am. सल्फर में चलते हैं। मैम 12 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, ये भी सुपर ऑक्टेट है। अब मैम आयोडीन में चल रही है। मैम जैसे सल्फर है इसको 6 चाहिए। This is pentagonal bipyramidal. This is trigonal bipyramidal. Look here. This is trigonal bipyramidal. This is octahedral. This is pentagonal bipyramidal. Okay? तो ये है, इसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन के बाहर, चेक करो।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. All these are Yes, ma'am. superoctane. Yes, और ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्यों है, क्या दोगे आप? बिकॉज फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन, ये सारे हायर पीरियड एलिमेंट है। ये दोनों थर्ड पीरियड के हैं। ये आपका नीचे फिफ्थ पीरियड में आ जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए क्या होता है, जो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जो एलिमेंट होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल पड़ा रहता है। डी ऑर्बिटल सबके पास है, तो दे कैन एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एकोमोडेट कर सकते हैं और डी ऑर्बिटल में भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। उनके पास डी ऑर्बिटल खाली पड़ा है इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। दैट्स व्हाई दीज आर सुपरऑक्टेट। ये सुपरऑक्टेट हो सकते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद why does He2 not exist? मैम Because क्योंकि उसका bond order 0 है। जीरो। He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। That's why He2 does not exist। Not आप ये exist। खुद कर चुके हो, पहले आपने ये सब करा हुआ है, आपको मैंने करवा Yes, दिया। ma'am। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Arrange the given bonds in increasing order of polarity। ठीक है, थोड़ा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको रब कर रही हूँ बच्चे। मैम HF फर्स्ट पे आएगा ना? बहुत अच्छा, यस। और सेकंड में मैम HO आएगा फिर, हाँ, यस। और थर्ड पे NH और लास्ट PH। क्या चेक किया जाता है पोलैरिटी के लिए? क्या चेक करा जाता है? मैम जिसके ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मैम उसकी तरह ज्यादा डाइवर्ट होता है, तो उसी हिसाब से लिखा जाता है। अच्छा, यस, अच्छा ठीक है। तो आपको बता देती हूँ, देखो सिंपल पोलैरिटी अगर आपको चेक करनी है, मेरे पास पीएच है, मेरे पास OH है, मेरे पास NH है और मेरे पास FH है। 4 मॉलिक्यूलर पोलैरिटी ऑर्डर पूछा गया है। पोलैरिटी इज अ गेम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जिन एटम के बीच में ज्यादा नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो ज्यादा पोलर हो जाता है। अच्छा, अब ये पोलैरिटी को कैसे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक कैसे करते हैं? पाउलिंग स्केल। आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, पाउलिंग स्केल के बारे में बताया था आपको। एक टेबल बना हुआ है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन से एक टेबल बना हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करते हैं पॉलिंग स्केल से चेक करते हैं। ठीक है, पॉलिंग स्केल मुझे क्या बताता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। अच्छा, नाइट्रोजन का 3 है और हाइड्रोजन का अगेन 2.1 है। ऑक्सीजन का 3.5 है, ऑक्सीजन का 3.5 है और हाइड्रोजन का 2.1 है। एंड फास्फोरस का आई थिंक इट इज 2.4 आई थिंक, मुझे चेक करना है। ठीक है, फास्फोरस का नेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में 2.4 है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें दिख रही है आपको नेगेटिविटी की? मैम FH। मैम FH। दिस इज मोस्ट पोलर, दिस इज मोस्ट पोलर। उसके बाद ये यस मैम। आपको कौन सा ऑर्डर पूछा गया है? आपको पूछा गया है इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी हम देखेंगे तो सबसे कम पोलर कौन है? ये है, सबसे कम डिफरेंस है। Yes, ma'am. 2.4 minus 2.1, 2.4 minus 2.1 is 0.3 आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले ये आएगा। मैम फास्फोरस सबसे का कम फास्फोरस का 2.1 नहीं होता है? फास्फोरस एक बार चेक करो, आप बताओ मुझे 2.1 है कि 2.4 है, एक बार चेक करो।